हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे साइमन कमीशन जो 1927 को आया था, उसके बारे में जान लेते हैं। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि एडुटेरिया का करेंट कॉन्सेप्ट जितनी भी है, जो जनवरी से अप्रैल तक का आ चुका है, करेंट कॉन्सेप्ट करके आया है फ्रेंड्स, उसका सारा वीडियो अपलोड हो चुके हैं। और एडुटेरिया का ही 2 टेस्ट सीरीज चल रहा है, साथ ही एक जुनून टेस्ट सीरीज है जो ऑथेंटिक बुक है, जैसे स्पेक्ट्रम, एम लक्ष्मीकांत, इस तरीके के बुक है जो उसका उसमें दिया हुआ है। और एक एनसीईआरटी बेस पे आधार टेस्ट सीरीज है, उसका भी है। तो वो 17 टेस्ट है उसमें फ्रेंड्स, और उसका धीरे धीरे अपलोड हो रहे हैं, जिसमें हिस्ट्री और हिस्ट्री और पॉलिटी हो चुके हैं, और साइंस का सेक्शन चल रहा है। तो वहाँ पे जाकर टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। और आज का देख लेते हैं साइमन कमीशन, जिसका गठन हुआ था 1927 में। तो इसका देख लेते हैं फ्रेंड्स। और इस घटना चक्र ज्योग्राफी का भी वीडियो अपलोड हो रहा है फ्रेंड्स लगातार, तो वहाँ पे जाके भी आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। वर्ष 1919 के मार्टेंगू चेम्सफोर्ड एक्ट में 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा हेतु एक संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान था। आयोग को यह देखना था कि यह अधिनियम व्यवहार में कहाँ तक सफल रहा तथा उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति करने की स्थिति में है। नवंबर 1927 को और 1927 को साइमन कमीशन अथवा भारतीय संवैधानिक आयोग की नियुक्ति तत्कालीन कंजर्वेटिव ब्रिटिश मंत्री स्टेनल बल्डीवन द्वारा की गई थी। तो यहाँ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि जो साइमन कमीशन था, जो 1927 में जो गठित हुई थी, तो उस टाइम जो सरकार वहाँ पे कौन थी, तो सरकार वहाँ कंजर्वेटिव सरकार थी। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो स्टेनली बल्डविन थे, ठीक है। क्योंकि ये भी पूछ लेता है, जैसे कि देश हमारा आज़ाद हुआ था तो उस टाइम कौन प्रधानमंत्री, तो क्लेमेंट एटली थे। तो इसी तरीके से भी पूछ सकता है, क्योंकि अभी कुछ एग्जाम का प्रवृत्ति चेंज हो रहे हैं, ठीक है। साइमन तो यहाँ पे जॉन साइमन की अध्यक्षता में, किसके, तो जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग में कुल 7 सदस्य थे। तो सदस्य कितने थे फ्रेंड्स, 7 हैं। चूंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे तथा कोई भी भारतीय इसका सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन कहकर बहिष्कार कर दिया एवं विरोध किया था। तो भारतीय ने क्या कहा फ्रेंड्स, श्वेत कमीशन, क्योंकि इसमें भारतीय कोई नहीं थे, इसलिए बहिष्कार एवं विरोध भी किया था। साइमन कमीशन 3 कब आया था, तो 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा था। तो ये भी पूछ देता है फ्रेंड्स कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो 3 फरवरी 1928 को, और कहाँ पहुंचा था, तो सबसे पहले वो बम्बई में पहुंचा था। साइमन कमीशन की अध्यक्ष कौन कर रहे थे, तो सर जॉन साइमन उदारवादी दल के लिबरल पार्टी के सदस्य थे। जबकि भारत की स्वतंत्रता 1947 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली इस सब कमीशन में श्रमिक दल के सदस्य के रूप में शामिल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1927 में मद्रास में हुए अपने अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध करने का निर्णय लिया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा और उस दिन देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया था। कमीशन जहां गया वहां पूर्ण हड़ताल रखी गई तथा साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया गया था। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा के साथ जुलूस निकाले गए थे। लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते समय पुलिस की लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए थे, ठीक है। तो कौन हो गए थे, लाला लाजपत राय, और इन्हीं में इनकी मृत्यु भी हो गई थी फ्रेंड्स। तो ये भी ध्यान रखेंगे। पुलिस द्वारा की गई बर्बरतापूर्वक पिटाई के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय का जो कार्यकाल है, तो लाला लाजपत राय 1865 से 1928 पंजाब के प्रमुख राजनीतिक नेता थे, जिन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किए थे, ठीक है। उन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है, तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है फ्रेंड्स। तो ये ध्यान रखेंगे, और ये उपाधि दी गई थी। साइमन कमीशन 1927 की प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट 1928 तैयार की गई थी, जिसमें भारत के नए डोमिनियन संविधान का खाका था, ठीक है। तो नेहरू रिपोर्ट, तो ये नेहरू रिपोर्ट ये मत समझिएगा फ्रेंड्स कि जवाहरलाल नेहरू ने लाए थे। ये नेहरू रिपोर्ट
उनके पिताजी लाए थे फ्रेंड्स, मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे, क्योंकि ऐसे में नेहरू रिपोर्ट में भी वहाँ पे पूछ देता है कि कौन लाए थे नेहरू रिपोर्ट, तो ये ध्यान रखिएगा। और किसके यहाँ पे डोमिनियन संविधान का खाका लाया गया था। ठीक है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। इसे तैयार करने वाले सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। तो ठीक है, यहाँ पे आ ही चुका है कि मोतीलाल नेहरू ने ही नेहरू रिपोर्ट लाए थे 1928 में। जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे और दो मुस्लिम सहित कुल 9 लोग इस समिति के सदस्य थे। ठीक है फ्रेंड्स, नेहरू रिपोर्ट 1928 में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेट अधिराज्य दर्जा की बात कही थी। इसमें सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडलों के स्थान पर अल्पसंख्यक हेतु आरक्षित स्थानों के लिए उपयुक्त निर्वाचन क्षेत्र प्रस्ताव था। तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि इसमें पूछता है कि क्या क्या था। तो इसमें पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान में डोमिनियन स्टेट का मांगा गया था फ्रेंड्स, और सांप्रदायिक संप्रदाय आधार पर पृथक निर्वाचन मंडलों के स्थान पर क्या किया था, तो अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थान के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों का प्रस्ताव था फ्रेंड्स इसमें। नेक्स्ट है, साथ ही इसके तहत प्रस्तावित संविधान में भारतीयों के लिए भाषण देने, समाचार पत्र निकालने, सभाएं करने, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता के अधिकार सहित मौलिक अधिकार का भी प्रावधान किया गया था। वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग का गठन जवाहरलाल नेहरू द्वारा नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किया था। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये पूछता है कि इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग के गठन कौन किए थे, तो नेहरू, जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किए थे। और ये कब हुआ था, तो 1928 में हुआ था। तो ध्यान रखेंगे, इस लीग का उद्देश्य डोमिनियन स्टेट से आगे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को मुखर किया था। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि जो 29वां जो लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था, तो उसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस किए थे, और लीग का उद्देश्य क्या था, तो डोमिनियन स्टेट से आगे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को मुखर करना था। इसीलिए जो 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुई थी, उसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। तो ये ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स। अभी देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है, कि क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और हमें अंदाजा हो जाता है कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे। और PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे एग्जाम में 50% जो क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, पहले तो ये 80% तक आ जाते थे, लेकिन अब जो एग्जाम का प्रवृत्ति चेंज हुई है, तो इसमें 50% क्वेश्चन PYQ से रहता है फ्रेंड्स। तो ध्यान देंगे। तो पहला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था, तो ये 1928 में आया था, 1928 में आया था, लेकिन गठन इसका 1927 में हुई थी। तो ध्यान रखेंगे। फिर और ये वर्ष 1919 के मार्टेंगो चेम्सफोर्ड एक्ट में 10 वर्ष की इसकी समीक्षा का एक संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान था। आयोग को यह देखना था कि यह अधिनियम व्यवहार में कहाँ तक सफल रहा और उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति की स्थिति है। किंतु ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार ने इसकी समीक्षा हेतु 2 वर्ष पूर्व ही नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग में कुल 7 सदस्य थे। चूंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे तथा कोई भी भारतीय इसका सदस्य नहीं थे, इसलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन कहकर बहिष्कार एवं विरोध किया था। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को आया था। तो फ्रेंड्स, ये डेट याद रखेंगे, क्योंकि ये डेट्स भी एग्जाम में पूछ लेगा, क्योंकि ये पूछ लिया था कि माउंटबेटन योजना कब लागू किया गया था, तो ये 3 जून को हुआ था। तो ये एग्जाम में पूछ लिया था। तो ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, और भारत में तो कहाँ, तो बम्बई में सबसे पहले पहुँचा था, और उसका डेट 3 फरवरी हुआ। तो ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, डेट भी। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन के आने के विरोध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था, तो भारतीय जन आंदोलन इसलिए हुआ था क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए, IAS एग्जाम 2013 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है, साइमन आयोग नियुक्ति किया गया था, तो कब नियुक्त किया गया था, तो 1927 में, 1927 में।
1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो इसका उद्देश्य था प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि किया था, क्योंकि इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था, इसलिए किया था। फ्रेंड्स देखिए, यही एग्जाम एक ही क्वेश्चन कितनी बार पूछा है, यूपीपीसीएस प्री 2004 में, यूपीपीसीएस मेंस में भी 2003 में, और आईएएस प्री 1998 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन सा एक सदस्य उदारवादी दल का था? तो उदारवादी दल का कौन था फ्रेंड्स? तो ये सर जॉन साइमन थे। तो आंसर हो जाएगा ए। साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन उदारवादी दल लिबरल पार्टी के सदस्य थे, जबकि भारत की स्वतंत्रता 1947 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली इस कमीशन में श्रमिक दल लेबर पार्टी के सदस्य थे। तो ये भी पूछता है, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, किसके सुझाव पे भारतीयों ने साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? किसके सुझाव में फ्रेंड? तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। तो ये डी सर लॉर्ड इरविन था, उस टाइम वायसराय लॉर्ड इरविन थे। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि लॉर्ड इरविन के सुझावों पे भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था, जबकि यहाँ पे बाबा साहेब अम्बेडकर की लिखे क्या है कि उसके अनुसार साइमन कमीशन से भारतीयों को बाहर रखने का सुझाव तत्कालीन प्रधान भारत सचिव लॉर्ड विकरहेड ने किया था। उल्लेखनीय है कि साइमन कमीशन वर्ष 1928 में भारत पहुंचा था। इसमें कोई सदस्य भारतीय न होने के कारण विरोध भारत में व्यापक प्रदर्शन पे हुए थे। तो इसमें दो है फ्रेंड्स, इसमें कुछ पुस्तक का वेबसाइट में लिखा है कि लॉर्ड इरविन ने बोला था कि इसमें कोई भारतीय को नहीं ऐड किया जाए, और किसी ने बोला है कि वहाँ भारत के जो सचिव उस टाइम थे विकरहेड, वो ने मना किया था। तो ये कंट्रोवर्सी है। नेक्स्ट है, कथन और कारण दिया हुआ है, तो कथन और कारण पूछते हैं। तो इसमें क्या सही है क्या गलत है वो देख लेते हैं। तो कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था, तो ये सही है। और साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे, तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है ये कि क्योंकि इसीलिए कांग्रेस में जो बहिष्कार किया था क्योंकि वो एक भी सदस्य नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। देखिए, यूपीपीसीएस प्री 2010 में वही क्वेश्चन रिपीट किया है, उसी मेंस एग्जाम में 2010 में, और यूपी यूडीए में और एलडीए में स्पेशल एग्जाम 2010, तीनों 2010 में ये की क्वेश्चन को रिपीट किया है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपको पीवाईक्यू करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा साइमन कमीशन के संबंध में सही है? कथनों के नीचे दिए कोड को सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ पे सही उत्तर चुनना है फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं। इसकी नियुक्ति 1919 एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी, तो ये सही है। और इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन है, तो ये भी सही है फ्रेंड्स। और उनके संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी, तो ये भी सही है। भारतीय नेता ने उसका विरोध किया था, तो ये भी सही है। तो उपयुक्त में से डी आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी सही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के एक प्रावधान के अनुसार अधिनियम के पारित होने के 10 वर्ष पर एक वैधानिक कमीशन की नियुक्ति की जानी थी, जिसे 1919 के अधिनियम के कार्य संचालन की जांच पड़ताल करनी थी और आवश्यक होने पर भावी सुधारों को प्रस्तावित करना था। इसी उद्देश्य से नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन हो गया था। ठीक है। साइमन कमीशन में ब्रिटिश संसद के 7 सदस्य थे। ठीक है। जॉन साइमन के अध्यक्ष बनाए गए थे। इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे। फलस्वरूप भारतीय नेताओं द्वारा इसका विरोध कर निर्णय लिया गया। साइमन आयोग का प्रस्ताव था कि केंद्रीय विधानमंडलों को पुनर्गठित किया जाए, जिसमें एक इकाई की भावना को छोड़कर संघीय भावना हो और इसके सदस्य परोक्ष पद्धति से प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा चुने जाए। 3 फरवरी 1928 को, ये ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, 3 फरवरी 1928 को जिस दिन साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा था, ये भी रखेंगे कि कहाँ पहुंचा था, तो बम्बई पहुंचा था। उस दिन क्या हुआ था, तो देशव्यापी हड़ताल आयोजित की गई थी। साइमन जहाँ कहीं भी गए वहाँ पे पूर्ण हड़ताल रखी गई और साइमन वापस जाओ के नारे के साथ जुलूस निकाले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो इसमें सही होगा
इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संतुति की थी। तो आंसर ऐसा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। देखिए आईएएस एग्जाम 2010 में पूछा हुआ है। तो साइमन कमीशन ने प्रांतीय क्षेत्र में द्वैध शासन को प्रतिस्थापित कर वहां उत्तरदायी सरकार गठित करने की संतुति की थी। और नेक्स्ट है लाला लाजपत राय घायल हुए थे। तो कब घायल हुए थे फ्रेंड्स? तो इसका साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज में, और इसी में उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो ये भी ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ने दिसंबर 1927 में मद्रास में एक हुई अपने अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध करने का निर्णय लिया और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा था और उस दिन यह देशव्यापी हड़ताल का आयोजन हुआ। कमीशन जहां गया वहां पूर्ण हड़ताल रखी गई। साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गए थे। लाहौर में साइमन कमीशन विरोध जुलूस का नेतृत्व करते समय पुलिस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस द्वारा की गई इस बर्बरतापूर्व पिटाई के कारण ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। मरने से पहले उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर किए गए लाठी की एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। तो फ्रेंड्स ये भी पूछता है कि इसने किसका कथन है कि मेरे ऊपर किए गए लाठी की एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत की आखिरी कील होगी। तो ये लाला लाजपत की थी फ्रेंड्स। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी फ्रेंड्स? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा बी, सी में लाला लाजपत राय हैं। लाला लाजपत राय कार्यकाल कब है? तो 1865 1865 से 1928 पंजाब के प्रमुख राजनीतिक नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिसे पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। तो उन्हें पंजाब केसरी की उपाधि दे दी गई थी। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अभी कथन है और कारण है, तो ये देखते हैं। 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था और साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। तो ये दोनों सही है और ए और आर दोनों सही है और ए सही व्याख्या करता है आर की। तो आंसर हो जाएगा ए। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को इंग्लैंड से बम्बई पहुंचा था। कमीशन में सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसका देशव्यापी विरोध किया गया था। लाहौर में लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध का नेतृत्व किया था। इसी दौरान पुलिस की लाठी से घायल होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी, तो किसने तैयार किया था फ्रेंड्स? तो नेहरू ने। कौन? नेहरू ने। तो नेहरू रिपोर्ट, और ये कब हुई थी फ्रेंड्स? तो 1928 में 28 में। और साइमन कमीशन 1927 के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट 1928 में तैयार की गई थी, जिसमें भारत के नए डोमिनियन संविधान का खाका तैयार किया गया था। इसे तैयार करने वाले सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, जो कि जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे। 2 मुस्लिमों सहित 9 लोग इस समिति के सदस्य थे। तो ये भी पूछता है कि कितने सदस्य थे? तो 9 सदस्य थे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? तो सर तेज बहादुर स्प्रू और जयकर ने किया था। तो ये ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा सी। तो सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग तेज बहादुर स्प्रू और जयकर ने किए थे। ये यूपीपीसीएस प्री 2013 में पूछा हुआ है। तो पंडित मोतीलाल नेहरू ने मार्च 1926 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भारत के लिए औपनिवेशिक राज्य डोमिनियन स्टेट हेतु संविधान के निर्माण के लिए एक प्रतिनिधि कॉन्फ्रेंस बुलाने की मांग की थी। तथापि प्रश्न में उनके साथ गोविंद बल्लभ पंत का नाम दिया गया है, इसलिए इस संबंध में सही नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे गोविंद बल्लभ पंत थे, तो ये गलत हो गया। और उसके बाद होगा क्योंकि तेज बहादुर स्प्रू और जयकर नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली समिति, जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, शामिल थे। इसमें भारत के लिए औपनिवेशिक राज्य की मांग की गई थी। तो यहाँ पे अगर मोतीलाल नेहरू और कुछ और रहते, जैसे कि पंडित मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर स्प्रू, तो ये सही हो जाते। तो इसलिए यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि गोविंद बल्लभ पंत उसका सदस्य नहीं थे। तो इसका आंसर सी है। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट
निम्नलिखित में से किस किस की अनुशंसा की थी? तो किस किस की थी फ्रेंड्स? तो इसका आंसर देख लेते हैं। भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, तो ये गलत है फ्रेंड्स, ये डोमिनियल मांगे थे, तो ये गलत होगा। और नेक्स्ट है अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, तो ये सही है। और संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया था, तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा बी, जिसमें सही ही पूछ रहा था, 2 और 3 सही है। नेहरू रिपोर्ट 1928 में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेट अधिराज्य का दर्जा की बात कही गई थी। इसमें सांप्रदायिक अधिकार पर पृथक निर्वाचन मंडलों के स्थान पर अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रस्ताव था। साथ ही इसके तहत प्रस्तावित संविधान में भारतीयों के लिए भाषण देने, समाचार पत्र निकालने, सभाएं करने, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता के अधिकार सहित मौलिक अधिकारों का भी प्रावधान किया गया था। तो ध्यान देंगे, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, जिसमें 2 और 3 सही था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन किए थे? तो इसने जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस किए थे फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो 1928 में इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग का गठन जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किए थे। और इस लीग का उद्देश्य क्या था? तो डोमिनियन स्टेट से आगे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी, मुखर करना था। इंडिपेंडेंट लीग ने ब्रिटिश राज के विरुद्ध प्रगतिशील शक्तियों को संगठित करने में महत्वपूर्ण कार्य किया था, तो ये भी ध्यान देंगे। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है, तो नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी तैयार किया गया था और उसका विषय था, तो डैश डैश था, तो इसके अंदर में होगा नेहरू रिपोर्ट। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी तैयार किया गया था और इसका विषय क्या था? तो भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं, तो आंसर हो जाएगा सी। साइमन आयोग की नियुक्ति करने वाले अनुदार पंथ राज्य सचिव लॉर्ड विरकेनहेड के अनुसार भारतीय लोग संवैधानिक सुधार के लिए ठोस प्रस्ताव बनाने में असमर्थ थे। तो ये कौन बोला था फ्रेंड्स? तो विरकेनहेड बोले थे, जो भारत के उस टाइम सचिव थे। उन्होंने कहा था कि भारतीय ऐसा संविधान बनाने में असमर्थ है जिसको सभी भारतीयों पर व्यापक राजनीतिक समर्थन प्राप्त हो। इस चुनौतियों को भारतीय द्वारा स्वीकार किया गया था और एक योजना अंतिम रूप से देने के लिए फरवरी, मई और अगस्त में 1928 में सर्वदलीय अधिवेशन आयोजित किए गए और मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। और कुल कितने सदस्य थे फ्रेंड्स? तो इसमें कुल 9 सदस्य थे, जिसमें अध्यक्ष और 8 अन्य सदस्य थे। जो अगस्त 1928 में प्रस्तावित संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया था, इसको मोतीलाल नेहरू के नाम पर नेहरू रिपोर्ट के नाम के बाद से जाना गया था। मोतीलाल नेहरू ही इस रिपोर्ट के लेखक थे। इसमें सांप्रदायिक आधार पर अलग निर्वाचन मंडल की मांग अस्वीकार कर दिया गया था और इस रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी। इसके अतिरिक्त अन्य सिफारिशें की गई थी, जैसा सब वयस्कों के लिए मताधिकार, महिलाओं के लिए समान अधिकार, यूनियन संगठन बनाने की स्वतंत्रता और धर्म का हर प्रकार से राज्य से पृथक करना। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम.ए. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? तो ये 1929 में। तो यहाँ देख लेते हैं, 28 मार्च 1929 को दिल्ली में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था, जिसमें जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट, जो नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी, के विरोधाभासस्वरूप 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। नेहरू रिपोर्ट में संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने की बात कही गई थी, जबकि इसमें चुनाव क्षेत्र की मांग की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी। वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुई थी? तो नेहरू रिपोर्ट के विरोध में हुई थी, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या मांगा गया था फ्रेंड्स? तो डोमिनियन स्टेट का दर्जा मांगा गया था, जबकि इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी, पूर्ण रूप से। तो इसलिए उसके विरोध में, नेहरू रिपोर्ट के विरोध में इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग की स्थापना की गई थी, जो सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने किया था फ्रेंड्स, ध्यान देंगे।
जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में युवा और उग्रवादी राष्ट्रवादियों ने नेहरू रिपोर्ट पर आपत्ति रखी थी। ये पूर्ण स्वराज को तत्कालीन लक्ष्य के रूप में रखने की मांग कर रहे थे। फलतः जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग के रूप में कांग्रेस के भीतर एक दबाव महसूस का निर्माण किया था। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन से थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर M.A. अंसारी। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड वार्केनहेड, कौन? तो लॉर्ड वार्केनहेड द्वारा भारतीयों को दी गई चुनौतियों का प्रत्युत्तर में कांग्रेस द्वारा डॉक्टर M.A. अंसारी की अध्यक्षता में अंसारी की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य एक आम समिति वाले संविधान का मसौदा तैयार करना था। फलतः मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी की नियुक्ति की गई थी, जिसे अगस्त 1928 में प्रस्तुत नेहरू रिपोर्ट के रूप में कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसमें इतना ही तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।